दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार गुप्ता और मैं अपने YouTube चैनल NKG लाइफ एंड टाइम्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि भूत कैसे होते हैं और किस तरह से वो कार्य करते हैं। उसी को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसके आगे का वृत्तांत मैं इस वीडियो में आपसे कहूँगा। अत्यधिक मोह के अत्यंत कष्टकर परिणाम होते हैं। जिन व्यक्तियों को मरते समय अत्यधिक आवेश रहे हैं, उन्होंने उसी मन स्थिति का परिचय अपने प्रेत रूप में दिया है। जैसे धन या मकान से अत्यधिक प्यार करने वाले मरते समय उन वस्तुओं से अत्यधिक मोह प्रकट करते हुए विलग हुए हैं, तो उनका प्रेत उन्हीं स्थानों के इर्द गिर्द मंडराता रहता है। जमीन में गड़े हुए धन की उन्होंने चौकीदारी की है और यदि किसी ने उसे निकाल कर भोगा है तो उसको तरह तरह से उन्होंने त्रास दिए हैं। वस्तुओं का मोह उन्हें मरणोत्तर जीवन में कष्टकारक पहरेदारी के लिए विवश कर कैदी जैसा बनाए रखता है। उन वस्तुओं से मोह करने वाले अन्य देहधारी लोगों को भी इन अशरीरी प्रेमियों का कोपभाजन बनना पड़ता है। अध्यात्म विज्ञान के अनुसार प्राणी के अन्यत्र जन्म लेने या अन्य लोक को चले जाने पर भी उसकी विद्युत शक्ति उन वस्तुओं का घेरा डालकर चिरकाल तक अपना आधिपत्य जमाए रहती है। जिनके साथ उसका मोह अहंकार जुड़ा हो। भूत प्रेतों का अस्तित्व प्रायः इसी स्तर का होता है। जीव के जन्म लेने के बाद भी लंबे समय तक उसकी छाया का प्रेत रूप में बने रहना संभव है। मिस्र के जो पिरामिड हैं और जो दूसरे मृतक स्मारक हैं, इनके राज खोलने के लिए, राज जानने के लिए दुनिया भर के लोग बड़े उत्सुक रहे। केवल राज जानना और राज खोलना ही उनका उद्देश्य नहीं था। वो वहाँ पर वो ये मानते थे कि जो राजा और राज परिवार के लोग वहाँ दफनाए गए हैं, उनके साथ भारी मात्रा में उनके प्रयोग करने की चीज़ें भी उन्हीं के साथ दफनाई गई। उसमें बहुत सी चीज़ें सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात आदि भी वहीं पर दफन कर दिए गए। उस खजाने को प्राप्त करने के लिए भी तमाम लोग वहाँ पर शोध कार्य करने पहुँचते हैं। इस कार्य में शोधकर्ताओं का एक दल डॉक्टर ब्रेस्टेड के नेतृत्व में काम कर रहा था। उनके सहायक हार्वर्ड कार्टर, आर्थर बीगल, लॉर्ड कार्नबर्ग आदि कितने ही मूर्धन्य पुरातत्ववेत्ता अपने अपने ढंग से काम कर रहे थे। इन लोगों ने बहुत धन खर्च करके प्राचीन काल के अवशेषों को प्राप्त किया था और उस आधार पर प्राचीन काल की परिस्थितियों और मान्यताओं का पता लगाया था। इसी संदर्भ में सन 1922 में तूतनखामेन नामक स्थान से एक ऐसे वृद्ध फकीर की कब्र खोदी गई जिसके संबंध में कितनी ही चमत्कारिक दंत कथाएं प्रचलित थी। खुदाई का एक उद्देश्य उस क्षेत्र में फैले हुए अंधविश्वासों को भी निरस्त करना था। कब्र खोज ली गई, उसके अवशेष भी प्राप्त कर लिए गए। अब उनका रासायनिक विश्लेषण होना प्रारंभ हुआ। इस बीच एक से बढ़कर एक आश्चर्यजनक और भयानक घटनाएं घटित होना प्रारंभ हो गई। डॉक्टर ब्रेस्टेड अपनी प्रयोगशाला में अवशेषों लकड़ी के टुकड़े का अध्ययन करने के लिए एक बर्तन में कुछ रासायनिक पदार्थों के साथ उबाल रहे थे कि इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि प्रयोगशाला की छत उड़ गई और दीवारें हिल गईं। इसी बीच एक काला सर्प शोधकर्ता कार्टर के घर पर जा धमका। वे स्वयं तो किसी प्रकार बच गए, लेकिन उनकी पत्नी को उसने डस लिया और देखते देखते वह मर गई। 1 महीना बीता होगा कि लॉर्ड कार्नबर्ग को एक नन्हे से मच्छर ने काटा और 2 दिन के भीतर ही वे मर गए।
मच्छर काटने का स्थान बिल्कुल सांप के काटने जैसी स्थिति का बन गया था। इतना ही नहीं, कार्नबर्ग महोदय का हट्टा कट्टा भाई भी उन्हीं दिनों 2 दिन की मामूली बीमारी से ही चल बसा। दल के प्रमुख ब्रेस्टेड कब्र खुदवाने के 2 सप्ताह के भीतर ही मर गए। अपनी पत्नी को गंवाकर भी कार्टर साहसपूर्वक अंधविश्वासों का खंडन करते रहते थे और शोध कार्य को शिथिल नहीं पड़ने दिया था। पर न जाने क्या कुयोग उत्पन्न हुआ कि वे एक छोटी सी तलैया में जा फंसे और उस कीचड़ में ही फंसे हुए असहाय स्थिति में मरे हुए पाए गए। इस प्रकार वह पूरा शोधकर्ता दल ही समाप्त हो गया। ये घटनाएं मरणोत्तर जीवन के ठोस प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। वस्तुओं से अत्यधिक मोह होने पर मृत्यु के बाद भी जीवात्मा उन्हीं जड़ वस्तुओं के इर्द गिर्द मोहाविष्ट होकर मंडराते रहने की दयनीय स्थिति को भी स्पष्ट करती है। अमेरिकी और अंग्रेज मिलकर मिस्र की समाधियों की खोज कर रहे थे। उस खोज के पीछे पुरातत्व विषयक रहस्यों का जानना भर ही नहीं था, पर उनमें दबी हुई विपुल स्वर्ण संपदा एवं रत्न राशि से लाभान्वित होना भी था। एक और बात थी कि इन किंवदंतियों की वास्तविकता जानना, कि जिनमें कहा जाता था इन समाधियों की रक्षा प्रेतात्मा करती है, जो उन्हें छेड़ेगा वह खतरा उठाएगा। एक समाधि पर तो स्पष्ट शब्दों में शिलालेख लगा था, जो फराउनी कब्रों को छेड़छाड़ कर मृतात्माओं की शांति भंग करेगा उसे अकाल मृत्यु खा जाएगी। कब्रों की खुदाई का काम सबसे पहले लॉर्ड कार्नरवल ने अपने हाथ में लिया था। उनका परिवार भी इस कार्य में दिलचस्पी ले रहा था और सहयोग दे रहा था। इसका भयंकर परिणाम सामने आया। एक एक करके उस अभियान से संबंधित 22 व्यक्ति कुछ ही समय के अंदर काल के गाल में बड़े विचित्र घटनाक्रम के साथ चले गए। लॉर्ड वेस्टबरी अनायास ही छत पर से कूद पड़े और मर गए। उनका बेटा, जो खुदाई का इंचार्ज था, रात को अच्छा खासा सोया, सुबह मरा हुआ पड़ा मिला। लॉर्ड आर्चिबाल्ड डगलस रीड एक ममी का एक्सरे कर रहे थे कि उनका हार्ट फेल हो गया। आर्थर बाइगॉल को एक मामूली सा बुखार ही खा गया। आब्रे हर्वर्टन सहसा पगला गए और आत्महत्या कर बैठे। लॉर्ड कार्नरवल की पत्नी लेडी एलिजाबेथ एक तुच्छ से कीड़े के काटने से के बहाने से ही ढेर हो गई। इस प्रकार उनका पूरा कुटुंब ही नहीं, सहकारी मंडल भी देखते देखते अकाल मृत्यु का ग्रास हो गया। नगाड़े की चोट और पैसे की थाप। रॉयल सोसाइटी के फेलो जोसेफ ग्लेनविल इंग्लैंड के प्रामाणिक और सम्मानित नागरिक थे। उन्होंने अपने संस्मरणों में सन 1662 में घटित हुई एक प्रेत अस्तित्व की घटना का उल्लेख किया है। उनके अनुसार इंग्लैंड के विल्टशायर स्थान में नियुक्त एक न्यायाधीश की अदालत में आए एक विचित्र केस का वर्णन है। एक अर्ध विक्षिप्त सा व्यक्ति कहीं से पुराना नगाड़ा खरीद लाया। वह उसे सड़क पर खड़ा होकर विचित्र ढंग से बजाता और भीड़ इकट्ठी कर लेता और पैसा बटोरता। पुलिस ने उसे रास्ता रोकने और अवांछनीय भीड़ जमा करने के अपराध में पकड़कर नगाड़े समेत अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया और नगाड़े को जब्त करने का हुक्म दिया। कुछ दिन बाद बेकार पड़े नगाड़े को पुलिस ने उस मजिस्ट्रेट के घर ही पहुंचा दिया। वहां उसे घर के कोने में रख दिया गया। जिस दिन से नगाड़ा उसके घर पहुंचा, उसी दिन से वहां प्रेतों के उपद्रव शुरू हो गए। किवाड़ों को खटखटाने की, छप्पर पर धमाचौकड़ी और आंगन में उछल कूद होने की घटनाएं निरंतर होने लगी। बहुत तलाश करने पर भी कोई दिखाई नहीं पड़ता था, पर घटनाएं बराबर हो रही थीं।
स्वयं प्रयत्न करने और नौकरों पड़ोसियों की सहायता लेने के बाद भी जब उस उपद्रव का समाधान न हो सका तो पुलिस की सहायता ली गई, पर वे लोग भी देखते सुनते समझते हुए भी कुछ न कर सके। जो दिखाई ही नहीं देता उसे कैसे रोका या पकड़ा जाए। एक दिन मजिस्ट्रेट ने देखा कि किसी मजबूत आदमी ने जोर का धक्का देकर किवाड़ें खोल लीं। चटकनी टूट गई और वह व्यक्ति ओवरकोट पहने हुए घर में भीतर घुसता चला आया और आंगन में होता हुआ जीने के रास्ते छत पर चढ़ गया। आश्चर्य था कि ओवरकोट तो आंखों से दिख रहा था, पर पहनने वाले के हाथ पैर चेहरा सभी नदारद था। लगता था अकेला कोट ही यह सब हरकतें कर रहा था। इस घटना के बाद तो एक प्रकार से इन उपद्रवों को प्रेतात्मा की करतूत ही मान लिया गया। अब यह तलाश किया जाना था कि आखिर थोड़े ही दिनों से यह उपद्रव क्यों खड़े हुए, इसके पहले क्यों नहीं थे। घर में कुछ अजनबीपन तो नहीं हुआ। इस ढूंढ खोज में जब्त किया गया वह नगाड़ा ही नजर आया जो एक पगले से छीना गया था और उसने भी किसी कबाड़ खाने से खरीदा था। नगाड़ा हटाया गया, साथ ही उन उपद्रवों का भी अंत हो गया। इतना ही नहीं, उस पगले का भी पता लगाया गया तो पता चला कि वह सदा से ही विक्षिप्त नहीं था। सस्ता माल देखकर कबाड़ खाने से वह उस नगाड़े को खरीद लाया था। जिस दिन से उसे लाया वो पगला गया और शोर मचाने, भीड़ इकट्ठा करने की करतूतें करने लगा। जिस दिन से नगाड़ा जब्त हुआ उसी दिन से वह सामान्य स्वाभाविक स्थिति में पहुंच गया। जिस दिन नगाड़ा हटाया गया उसी दिन से मोक्सन के घर में भी शांति आ गई। उस मजिस्ट्रेट जिसके घर में नगाड़ा रखा था, वहाँ से हटाते ही उसके घर में भी शांति आ गई। समझा गया कि उस नगाड़े के असली मालिक की प्रेतात्मा अपनी प्रिय वस्तु के साथ चिपकी रही है और वह वस्तु जहाँ कहीं भी पहुँची है वहीं उस आत्मा ने भी प्रवेश किया है। 17वीं सदी के पादरी जेरेंसी टेलर ने अपनी एक स्मरणीय पुस्तक में प्रेतात्मा का आंखों देखा विवरण लिखा है। जब पादरी घोड़े पर सवार होकर वेकफास्ट से डिल्सगेरो जा रहा था तो कोई अजनबी व्यक्ति सहसा उसके पीछे घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। चकित पादरी ने उसका परिचय एवं उद्देश्य पूछा तो उसने अपना नाम हेडक जेम्स बताया और कहा, आप मेरी विधवा पत्नी तक यह संदेश पहुंचा दें कि उसका नया पति जल्दी ही उसके साथ धोखा करने वाला है, वह अपना बचाव करे। पादरी ने बताए हुए नाम पते पर वह संदेश पहुंचा दिया, पर स्त्री ने उस बात पर न तो ध्यान दिया न विश्वास किया। कुछ दिनों बाद उस स्त्री का खून हो गया। हत्या का मुकदमा कैरिक फॉरेंस की अदालत में चला। पुलिस को संदेह था कि यह हत्या उसके नए पति ने अपनी पत्नी की संपत्ति हड़पने के लिए की है। इस संदर्भ में पादरी जेरेंसी टेलर ने भी अपनी प्रेत वार्ता की साक्षी प्रस्तुत की। पादरी की गवाही प्रामाणिक नहीं समझी गई और अदालत द्वारा कहा गया कि यदि ऐसी बात है कि मृतात्मा को अदालत में उपस्थित होकर अपनी बात कहनी चाहिए। सर्वत्र सन्नाटा था। अचानक जोर से बिजली कड़कने जैसी आवाज़ हुई। अदृश्य से एक हाथ निकला और उसने अदालत में मेज पर 3 बार जोर जोर से थपकी दी। इस दृश्य को देखकर न्यायाधीश एवं सभी आतंकित हो गए। अदालत ने दूसरे पति डेविस को अपराधी घोषित करते हुए उसे समुचित दंड दिया। मृतात्मा के प्रिय पदार्थों को दान कर देने अथवा अन्यत्र कहीं स्थानांतरित करने का प्रचलन भी इसी दृष्टि से है कि उसे अन्यत्र जन्म लेने या विकास क्रम के अनुरूप आगे बढ़ने में अड़चन न पड़े। प्रिय वस्तुओं में उलझा रहने के कारण आत्मा अशांत और उद्विग्न ही रह सकता है। जिस प्रकार से घर के संबंधी मृतक का अभाव अनुभव करके दुखी रहते हैं, उसी प्रकार जीव भी बार बार अपनी प्रिय वस्तुओं और परिस्थितियों के इर्द गिर्द मंडराता रहकर दुखी हो सकता है।
वहीं डेरा डालकर बैठा रह सकता है और उस उपस्थिति से घर परिवार के लोगों को असुविधा अनुभव हो सकती है। आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है भूत। आत्मा का एक स्वतंत्र अस्तित्व है। यह अवस्था विशेष होती है जब आत्मा अपनी नितांत शुद्ध अवस्था प्राप्त कर परमात्मा स्वरूप हो जाती है। परंतु जब तक पाप, इच्छाएं, ममता, वासनाएं आदि विकारों की परत उस पर चढ़ी रहती है, उसका वह स्वतंत्र अस्तित्व बराबर कायम रहता है। विज्ञान और प्रत्यक्षदर्शी इन उक्तियों को मानने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। शरीर के सभी रासायनिक पदार्थ रूपांतरित होकर शारीरिक सत्ता को बिगाड़ देते हैं। फिर कुछ नहीं रहता। परंतु उनके लिए भूत एक चुनौती है। भूत को लेकर माना अंधविश्वास भी खूब फैला है, तो भी वह सब इसी प्रकार चिर सत्य की नकल भर हैं। ऐसे प्रामाणिक उदाहरण भी हैं जिन्होंने भूत पर कभी विश्वास नहीं किया, तो भी उन्हें उस संपर्क में आना पड़ा। कुछ घटनाएं ऐसी भी घटित हुई जिनमें न कोई अंधमान्यता थी न भ्रम। उन घटनाओं ने पाश्चात्य जीवन में भी भूत की मान्यता को जीवित कर दिया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय कैंटोर नामक व्यक्ति को एक बार अमेरिका से लंदन जाना पड़ा। रास्ते में एक रात वे कैसिंगटन में रुके। उन्हें बोर्डिंग हाउस का एक कमरा सोने के लिए दिया गया। रात्रि में उन्हें जो अनुभव हुए उसका वर्णन उन्होंने स्वयं इन शब्दों में किया है। भोजन करने के बाद मैं सो गया। पहली नींद 3 बजे टूटी। मैं उठा और लघु शंका के लिए कमरे से बाहर गया। फिर लौट कर आया और बिस्तर पर लेट गया। लेटते समय देर नहीं हुई थी कि ऐसा लगा कि नीचे से कोई मेरे कंबल को घसीट रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि कपड़े अपने आप खिसक रहे होंगे, इसलिए उन्हें ऊपर को खींच लिया, किंतु वही क्रिया दोबारा हुई। मेरा मुंह फिर खुल गया। इस बार थोड़ी ताकत लगाकर कपड़े फिर ऊपर उठाए। जितनी देर कपड़े ऊपर उठाए रहा, कपड़े ठीक रहते, पर छोड़ते ही उन्हें फिर कोई खींच लेता। बाहर उठकर देखा, कोई नहीं था। कमरे की बत्ती जलाकर कोना कोना देखा, कोई नहीं था। दरवाजे बंद करके कपड़े चारों ओर से लपेट कर फिर लेट गया। लेटना था कि कमरे में एक विचित्र प्रकाश दिखाई दिया। उसमें अजीब तरह की हलचलें हो रही थी। हंसने और रोने की विचित्र आवाज़ें भी आती रहीं। मैंने शेष रात बड़ी बेचैनी से काटी। इस घटना का नायक कैंटोर कोई साधारण और अविश्वस्त आदमी नहीं, अमेरिका का प्रसिद्ध लेखक है, जिन्हें कुछ दिन पहले ही पुलित्जर अवार्ड प्रदान किया गया है। अब्राहम क्यूमिंग 18वीं सदी के अंतिम चरण में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक एक क्रियाशील पादरी थे। 1826 में उन्होंने किताब छपवाई। 77 पृष्ठीय इस पुस्तिका का नाम है इमॉर्टिलिटी प्रूव्ड बाय द टेस्टिमनी ऑफ साइंस। इसमें एक कप्तान बटलर की मृत पत्नी की प्रेत छाया के बारे में प्रामाणिक विवरण है। इस ग्रंथ की मूल प्रति न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। पादरी क्यूमिंग ने इस पुस्तिका में 30 व्यक्तियों की शपथ पूर्वक की गई घोषणा छापी है कि उन्होंने उस मृतात्मा को देखा व सुना था। स्वयं पादरी ने उसे कई बार देखा व सुना है। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर के इंडावरी मोहल्ले में एक भुतहा मकान था। कोई भी वहां रहने को तैयार नहीं होता था। 4 साहसी छात्रों ने एक बार उसे किराए पर ले लिया। वे भूत प्रेतों की मान्यता को निरी भ्रांति मानते थे, पर एक दिन सहसा आंगन में कुर्सियों पर बैठे बैठे उन्होंने पाया कि उनकी कुर्सियां वायु में इधर उधर ऊपर उठकर 7-8 फुट की ऊंचाई पर स्थिर हो गईं। फिर एक रात
सहसा पत्थर वर्षा होने लगी। खोजबीन से मालूम पड़ा कि एक डॉक्टर 4-5 वर्ष पूर्व आत्महत्या कर चुका था। उसी की प्रेतात्मा का करिश्मा है। छात्रों ने मकान छोड़ दिया। धर्मयुग में श्री दामोदर अग्रवाल ने ऐसी ही एक आपबीती सुनाई थी। उनके घर में सफाई के बावजूद दुर्गंध आने, अलमारी में ताले में बंद पूड़ियाँ रात को गायब हो जाने, ताला ज्यों का त्यों बंद रहने, धुले बर्तन सुबह झूठे मिलने, आंगन में रखे लड्डुओं की जगह गीली मिट्टी बची रहना, मिठाइयों के रात भर में सड़ जाने, रसोई घर में अजनबी पंजों के निशान अंकित होने और दीवारों आदि पर उंगलियों के चिन्ह दिखने तथा दूध का भरा गिलास पल भर में गायब होने की घटनाएं घटती थी। नवनीत हिंदी डाइजेस्ट में भी उस एक घटना छपी थी। अमेरिका के श्री रोजन हीम एडवोकेट के घर में सहसा टेलीफोन की घंटियां टनटना उठती, ट्यूबलाइट बिना स्विच दबाए जल उठती, बल्ब जलकर फट जाते, टेलीफोन पर उठाने पर गालियों की बौछार सुनाई पड़ती। लगातार बातचीत व चौकसी के बावजूद शरारती व्यक्ति का पता नहीं चला। फ्रीबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ पैरासाइकोलॉजी के अध्यक्ष परामनोवैज्ञानिक प्रोफेसर हांस बेंडर ने मामले की पड़ताल की और पाया कि मामला साइकोकाइनेसिस यानी मनोगति क्रम का है। मनोगति क्रम का अर्थ है ऐसी सूक्ष्म मानसिक शक्तियाँ जो भौतिक पदार्थों को नियंत्रित निर्देशित कर सकें। प्रोफेसर बॉर्डर के अनुसार भूत प्रेत के रूप में भी ऐसी मानसिक अवस्था संभव है। एक बार एक फोटोग्राफर ने डॉक्टर थयोब वरहाजमान का एक फ़ोटो खींचा। जब फ़ोटो खींच लिया गया तब डॉक्टर वरहाजमान ने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे फ़ोटो खींचते समय कोई मेरे साथ हो, जबकि उनके साथ कोई भी प्राणी खड़ा हुआ नहीं था। लेकिन दूसरे दिन जब फिल्म धुलकर आई तो लोग यह देखकर दंग रह गए कि इस फोटो के साथ ही स्वर्गीय ग्लैडस्टोन का भी फ़ोटो आ गया था। वह मरने के बाद भी वो वहाँ पर उस फ़ोटो खींचते समय वहाँ खड़े हुए थे। किराएदार ने सोचा मकान बहुत बढ़िया है, यहाँ बहुत अच्छा रहेगा और यही मैं मकान मोल ले लूँगा। इन्हीं कल्पनाओं में खोया हुआ किराएदार विलियम फ्रांक गहरी नींद में सो गया, परंतु अभी उसे सोए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि किसी ने हाथ के इशारे से उसे जगा दिया। फ्रांक ने चद्दर हटाया, देखा एक बहुत ही भयंकर हरी आंखों वाली आकृति उसके सामने खड़ी है। उसने पूछा, कौन है? परंतु जैसे ही यह प्रश्न हवा में खो गया, उसी प्रकार पता नहीं चला कि यह छायाकृति कहाँ अंतर्ध्यान हो गई। फ्रांक उठे और बत्तियां जलाकर सभी दरवाजे खिड़कियों की जांच की। सब बिल्कुल बंद थे। बाहर से चिड़िया तो आ जा सकती थी, परंतु बिल्ली नहीं धंस सकती थी। फिर यह पूरी दानवाकृति कहाँ से आई? कौन थी? वो कहाँ चली गई? उन्होंने निश्चय किया कि यह मेरे अवचेतन मन की कल्पना थी, जिसने स्वप्न में विधिवत एक मनुष्य की आकृति खड़ी कर दी। मन को आश्वस्त कर फ्रांक फिर सो गए, परंतु जैसे ही आधी रात करीब आई, एक बार फिर वही पहले जैसी स्थिति, ठीक वह शक्ल फिर से राने खड़ी थी और फ्रांक को झकझोर कर जगा रही थी। फ्रांक के मुंह से निकला, कौन तो निकला, पर उस कौन के साथ एक कराह सी मालूम पड़ी। उन्होंने स्पष्ट खड़े हुए एक आदमी को देखा, किंतु जैसे ही उन्होंने फिर बत्ती जलाई वहाँ कोई नहीं था। फ्रैंक पूरी तरह घबरा गए। रात जागते बिताई। जहाँ उस मकान को वे खरीदने की सोच रहे थे, अगले दिन ही छोड़कर भाग गए। यह कोई गल्प कथा नहीं लिखी जा रही, वरन एक सच्ची घटना है जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया शहर के हेयरफोर्ड स्ट्रीट के एक मकान में घटित हुई, जिसकी जांच मनोवैज्ञानिकों ने भी की और सच पाया। उन्होंने माना कि अदृश्य जगत में यक्ष, गंधर्व, ब्रह्म, राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, बैताल, किन्नर आदि होने की भारतीय मान्यता निराधार नहीं है। फ्रैंक के जाने के बाद एक अन्य सज्जन पधारे, मकान किराए पर ले लिया। उस समय मोहल्ले वालों ने बताया
इस मकान में एक किराएदार पहले भी आए थे, वह इन इन परिस्थितियों में मकान को छोड़कर चले गए। कह नहीं सकते कि आपका मकान लेना हितकर होगा अथवा नहीं, पर सुनाया जाता है कि इस मकान का मालिक, जो चाय पीने का बेहद शौकीन था, शराब और मांस तो उसके लिए जल पीने की तरह थे, सदैव दुर्गंधित शरीर वाले उस दानवाकृति मकान मालिक ने जब शरीर छोड़ा, तब से इस मकान में कोई टिका नहीं। कहते हैं उसकी आत्मा इस मकान के चक्कर काटती है और कोई मनुष्य उस घर में रहे यह उससे बर्दाश्त नहीं होता। उसके किराएदार चाहते हैं कि मकान का कुछ किराया मिले, पर यह अदृश्य भटकती आत्मा किराएदारों को रहने नहीं देती। उसका अपने मकान से इतना मोह था कि मरने के बाद भी वो उसी मकान से चिपका रहा, वहीं पर डेरा डाले रहा। मकान उन्होंने ले लिया और उसी समय उसी दिन सामान लाकर जम भी गए। इसे अंतर चेतना की कमजोरी कहा जाए अथवा एक प्रकट सत्य कि उस सज्जन की पहली और दूसरी 2 रातें तो अच्छी तरह से गुजर गईं, परंतु तीसरी रात जैसे ही रात को 1 बजने को हुआ कि उन्हें किसी ने कंधे से झकझोर कर जगा दिया। इतनी तेजी से जगाया गया था कि नींद एकदम टूट गई। उन्होंने देखा कि कोई बहुत ही भारी भरकम शरीर का व्यक्ति सामने खड़ा है। उसकी आंखें हरी थीं और शरीर काली छाया जैसा। देखते ही पहला हाथ बत्ती के स्विच पर गया। बत्ती जलने पर उन्होंने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई तो कोई दिखाई नहीं दिया, पर उनका अविश्वासी मन इतना डर गया कि अच्छी तरह बोलना भी कठिन था। जिन्हें पहले से ही अतीन्द्रिय अस्तित्व पर विश्वास होता है, वे यह भी जानते हैं कि ऐसी आत्माएं अपने आप अभिशाप होती हैं। वे दूसरों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जिनमें कुछ ऐसी क्षमता होती भी है, वह देव श्रेणियां होती हैं और अहित सोचने की अपेक्षा मनुष्य का हित ही करती हैं। शंकालु मन उक्त सज्जन को इन सब बातों का कोई पता नहीं था, सो उस रौद्र कल्पना ने उन्हें इतना डरा दिया कि वे भी शेष रात को सो नहीं सके। दूसरे दिन वे वहां से फादर विदा होकर दूसरे घर में चले गए। ये घटना सिडनी पुलिस हेडक्वार्टर के रिकॉर्ड से उद्धृत की जा रही है, जिसको यह विलक्षण रिपोर्ट इस तीसरी घटना से प्राप्त हुई। इस बार माइकल बुक्स नामक एक अन्य सज्जन आए और वही मकान किराए पर लेकर रहने लगे। उनसे किसी ने कुछ कहा भी नहीं। उन्हें या उनके परिवार को कभी इस बात की कल्पना नहीं थी कि उनका उनका कोई विश्वास भी नहीं था। किंतु एक रात की बात है कि कोई आहट पाकर उनकी बेटी जाग गई और नेत्र खोलते ही जो भयंकरता उसने देखी तो आंखें खुली की खुली रह गईं। अच्छी स्वस्थ सुंदर कन्या की आंखों ने झपकना बंद कर दिया और कोई भी चिकित्सक उसे ठीक नहीं कर सका। उस आकृति का जो भी दृश्य उस कन्या ने बताया, वह पहले 2 किराएदारों के विवरण से 100% मिलता जुलता था। इसके बाद